और हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी आ चुके हैं, जो पूरे इस मामले पर पिछले 11 साल से लगातार नजर बनाए हुए हैं। जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सन 1995 जो सरकार मध्य प्रदेश में थी, जिस तरीके से असलहे बरामद हुए, उसके बाद किस तरीके से सरकारी कामकाज हुआ और जो सोहराबुद्दीन था उसका क्या हुआ? हेलो जी जोशी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। जोशी जी, आपसे जी ये जानना चाहेंगे कि 1995 में जब सोहराबुद्दीन के घर से असलहे बरामद हुए, उसके बाद प्रशासन का रवैया किस तरीके का रहा? क्या कोई बाद में झांक करके देखने गया कि उस घर में आगे क्या हो रहा है? उसके बाद जब इसके खेत के कुएं में से AK-47 बरामद हुई थी जी, उसके ये तो गुजरात पुलिस ले गई थी। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बार और छापा मारा था घर पर जी, जिसमें 2 AK-56 इसके घर से बरामद हुई थी, सोहराब के घर से जी। इसके बाद फिर प्रशासन लगातार सतर्क रही, बार बार इसको देखती रही। लेकिन सोहराब इसी बीच में जी, जब इसको गुजरात पुलिस ले गई अपने साथ, और साथ में ले जाने के बाद इसने एक अलग तरीके से जब इसको छोड़ा गया तो ये बाद में एक अलग ढंग से गिरोह बना करके और इसने पूरा कामकाज शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इसने अपने ऐसे पैर फैलाए कि ये अंडरवर्ल्ड का एक खास आदमी बनता चला गया। इसके जितने भी आसपास के साथी थे वो सब, अगर उनके नाम देखे जाएं, छोटा दाऊद, बाबू पठान और ये जितने भी नाम हैं जी, ये सारे नाम सब अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए रहे जी। जोशी जी, अयोध्या कांड का बदला लेने के लिए जी, ये सारी चीज इन्होंने रची थी और इसीलिए इतना भारी मात्रा में असलाह वहां पर रखा गया। जी जोशी जी, जो हमारे पास खबरें आई हैं, जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं, उससे ये भी साफ होता है कि जो सोहराबुद्दीन था उसने ट्रक ड्राइवरी की और वहीं से अपने संबंध जो है अंडरवर्ल्ड से बनाना शुरू किया और उसमें काफी आगे तक गया। जी जी जी, एस बन की ये जानकारी बिल्कुल सही है। और इसी तरह से इसने ट्रक ड्राइवरी के बाद ये अपने साथियों से सब मिलता चला गया और वहीं से ये शुरू हो गया। इसके बाद इसने राजस्थान में व्यापारियों को धमकाना शुरू किया। इंदौर में भी इसकी गिरफ्तारियां हुई है, गुजरात में भी इसको बीच में पकड़ा गया था। ऐसा कई बार हुआ, ये कई बार चलता चला गया, लेकिन हर बार ये कुछ न कुछ झूठ फरेब करके छूटता रहा और अपने आप को हमेशा ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि वो बेकसूर है। इसके ये तो ठीक है, सोहराब जब पकड़ाया है, इसके परिवार वालों ने हमेशा जी इस चीज को बताने की कोशिश की है कि सोहराब बिल्कुल निर्दोष है और पुलिस इससे उठाकर ले गई है, जबकि हर बार इसके पास से कहीं न कहीं कुछ न कुछ बरामद हुआ है। जी जोशी जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस के हत्थे ये कई बार चढ़ा और हर बार चकमा देकर के ये फरार होता रहा, क्या ये माना जाए कि ये पुलिस को कुछ ले दे करके छूट जाता था या फिर चकमा ही देता था? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि ये किस तरह से करता था, लेकिन ये हमेशा पुलिस को चकमा देने में सफल रहा है। जी जोशी जी, ये भी जानना चाहेंगे कि S1 के पास जो तस्वीरें पहुंची हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि सन 2005 में जब इसकी लाश, सोहराबुद्दीन की लाश उसके गांव झिरनिया पहुंची थी, तो वहां पर कुछ भी ऐसा जो माहौल था उसको देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई हिंदुस्तान के भीतर की ही जगह थी। ये बिल्कुल ठीक है। खाचरोद एक गांव है, खाचरोद से होते हुए जब ये लाश वहां पर पहुंची है, उस बीच में जिस ढंग से देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, जिस ढंग से फायरिंग हुई है, वो सारी ये बात साबित करती है। वहां पर जो चेहरे देखे गए हैं उन सब में ये बात साबित हुई है कि ये आतंकवादी था। इसके बावजूद गलती सबसे बड़ी ये हुई है कि प्रशासन ने उस समय सतर्क नहीं बरती। यदि उसी समय उन सारे चेहरों को देख लिया होता, यदि उन सारी चीजों को समझ लिया होता, तो आज ये हालात पैदा नहीं होते कि सोहराब एक कितना बड़ा आतंकवादी। जी जोशी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये देश का इस समय का सबसे बड़ा खुलासा है। सोहराबुद्दीन का एक ऐसा चेहरा S1 ने देश के सामने सबसे पहले रखा है जिसको देख करके कई लोगों की राय बदलेगी और वो बदलने पर या सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। कई तरह के ऐसे जो पहलू हैं जो अभी तक मीडिया में सामने नहीं आए थे, उसे सोहराबुद्दीन के जो सच हैं S1 सबसे पहले आपके सामने दिखा रहा है। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ मुकदमे, गंभीर मुकदमे चल रहे थे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम इस समय सबसे बड़ी देश की खबर आपके सामने रख रहे हैं। सोहराबुद्दीन के कितने चेहरे थे, कितनी तरह से उसके साथ लोग लगे हुए थे, और जब उसकी लाश झिरन्या पहुंची किस तरीके का वहां नजारा बना। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, 1-2 साल का यह वाकया नहीं, 1995 बल्कि उससे भी पहले से ये लगातार जिस तरीके से आपराधिक मामले इसके खिलाफ आते रहे हैं और ये बचता रहा है, चकमा देता रहा, ये सारा कुछ हमने आपको पिछले समय में दिखाया है और लगातार हम दिखाते रहेंगे। अब हम आपकी एक जो नजर डलवाएंगे वो है किस तरीके से देश में इसके ऊपर अलग अलग जगहों पर मुकदमे चल रहे थे, और साथ ही हम चलेंगे, हमारे सहयोगी इस समय कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं। कृष्ण कुमार, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से S1 पर यह खबर आई है, जिस तरीके से ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, अब आपको क्या लगता है कि जो संसद है, जो जांच का काम है, वो किस दिशा में अब आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि पिछले 2 दिनों से पार्लियामेंट जो चल रहा है उस पर ये सोहराबुद्दीन पर तमाम चर्चा हुई है, तमाम तरह का यहाँ पे एक हंगामा हुआ है। लेकिन एक जिस तरह से अभी हम पिछले 1 घंटे से ये दृश्य दिखा रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी को बहुत बड़ा बचने के लिए मुद्दा मिल गया है। अब अभी कुछ देर पहले मेरी बीजेपी नेताओं से बात हुई, जो हमारे चैनल से जिन्होंने ये विजुअल देखे हैं, उसके बाद वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अब हम उल्टा यूपी उन लोगों पर हमला करेंगे जो हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, जो मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। मेरे वहां के गृह मंत्री से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जो दृश्य हम देख रहे हैं इसको कुछ देर बाद हम अपने और पार्टी के अन्य नेताओं से भी बातचीत करेंगे, उनको दिखाएंगे, और जो हम लोगों को घेरा गया है, जो बीजेपी को, एनडीए को घेरा गया है सदन में, उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस को दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो एक आतंकवादी को बचाने के लिए, आतंकवादी पे जो भी पूरा एक पर्दा हटाने की कोशिश करी गई है, उसको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा था, उस पे एक जो पर्दा हटा है, इसको लेकर के बीजेपी और एनडीए को पूरा एक मुद्दा मिला हुआ है। और अब उल्टा यूपीए पे को अगर हम देख सकते हैं 1-2 दिन बाद अगर सदन में ये मुद्दा उठेगा फिर से, तो हो सकता है हमारे इस दृश्य की भी चर्चा हो और उस बात को मुद्दा बना करके लोग एनडीए नेता इसका बचाव परीक्षा करें और यूपीए पर हमला करें। जी, के जाहिर सी बात है कि चूंकि आप बीजेपी को लगातार देखते रहे, इसलिए बीजेपी की कई आपके पास जानकारियां, ये भी जानना चाहेंगे, आज दिन भर आपने काफी वक्त जांच एजेंसियों के साथ भी बिताया है, क्या आपके पास जानकारी आई है किस तरीके से इस पूरे मामले की जब आपने चर्चा की है? हालांकि कोई भी खुल करके आपके जो कैमरे थे उस पर बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन किस तरीके का फीडबैक आपको मिला है जो अलग अलग जांच एजेंसियों के अधिकारियों से आपकी बात हुई है? देखिए, दोपहर में जब मैंने अधिकारियों से बात करी थी तो वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब चैनल S1 दिखा रहा है तो उन लोगों ने भी विश्वास किया है और हमसे कहा है कि आप उनकी हमको कॉपी दीजिए, हम उसमें देखेंगे कि कितनी उसमें सच्चाई है। अगर सच्चाई लगती है तो हम एक बार फिर से तह तक जांच करेंगे, क्योंकि जहां तक और कांग्रेस के नेताओं की मेरे इससे को जो मैंने ये दृश्य दिखवाए हैं अपने चैनल पर, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी भी चूंकि जो बिग बात हुई है वो पूरी तरीके से एनडीए को घेरने के पक्ष में, मोदी सरकार को घेरने के पक्ष में। लेकिन एक चीज बता दूं मैं शेखर, की जो बीजेपी के लीडर्स हैं जिन्होंने ये दृश्य देखे हैं वो अब उत्साहित हैं। उनका कहना है कि जो हम पे सवाल उठ रहे हैं ये गलत और इसी को मुद्दा बनाते हुए अब सदन में यूपीए को घेरेंगे। वैसे क्योंकि हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि सन 2005 में जब झिरन्या उसकी लाश पहुंची थी सोहराबुद्दीन की, उस समय वहां पर बीजेपी की सरकार थी और जिस तरीके से देश विरोधी नारे लगे थे, यह जाहिर सी बात है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर खड़ा करेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस लौटेंगे आपके पास।